नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों. Today in this video we will study about this chapter of Standard 10th NCERT History book. NCERT Standard 10th History का ये चैप्टर आज इस वीडियो में. और इसके पहले मैं आपको बताऊं कि मेरे इस चैनल पे NCERT हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक का पढ़ाया जा रहा है, ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में शामिल होने वाले लोगों को एक ही जगह NCERT हिस्ट्री अवेलेबल हो. तो इसी को ध्यान में रख कर के पढ़ाया जा रहा है आज आपके सामने ये स्टैंडर्ड 10th का ये चैप्टर. तो 19वीं सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाईं, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ. प्रिंटिंग प्रेस आने से एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग तैयार हुआ. जाहिर है उससे संबंधित सभी चीज़ों में उछाल आया होगा, जैसे किताबों की छपाई से लेकर के पाठक वर्ग तक के निर्माण तक, बच्चे और महिलाएं और मजदूर. 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य होने के चलते 19वीं सदी की आखिर में ही प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया. तो अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए. बच्चे भी पाठकों की एक श्रेणी बन गए. प्रकाशन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया. फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया. इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की पढ़ी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया. जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने बरसों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की. उनके द्वारा एकत्रित सामग्री का संपादन हुआ. फिर कहानियों को अंततः 1812 के एक संकलन में छापा गया. बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को अश्लील लगती थीं, उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था. इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला. छपने से वे दर्ज तो हुई, पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई. मतलब कहानियों में कभी कुछ चेंज भी कर दिया जाता था. जो सुनते थे लोक कथाओं से, उसको कुछ नियम कानून के तहत उसको अश्लील नहीं बनाया जाए, इसके तहत उसको कुछ माइनस प्लस भी उसमें कर दिया जाता था. महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गईं. पैनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं खास तौर पर उन्हीं के लिए होती थीं, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं. 19वीं सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गईं. मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थीं, जैसे जेन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहनें, जॉर्ज इलियट आदि. उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी. 17वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे. 19वीं सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों, दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया. काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और अभिव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा. उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखीं. नए तकनीकी परिष्कार. 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे, धातु से, मेटल से. पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए. 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था. इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे. सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी. 20वीं सदी के शुरू से ही
बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेजी से होने लगे। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनी इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप ही बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुर अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड में 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला शीलिंग श्रृंखला के तहत छापी गईं। किताबों की जिल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी नवयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या अजिल्द संस्करण छापे। बिना जिल्द के मुद्रण। भारत का मुद्रण संसार। अब भारत में प्रिंटिंग वर्ल्ड किस रूप में डेवलप किया, इसके विषय में है भारत का मुद्रण प्रिंटिंग संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण युग से पहले की पांडुलिपियाँ। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थीं। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती थीं। फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियां छापी जाती रहीं, लेकिन पांडुलिपियां नाजुक होती थीं, काफ़ी महंगी भी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था, इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले कौन थे? भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक पहली पहल ये लाए थे वो प्रिंटिंग प्रेस। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापाई। पुस्तिकाएँ 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थीं। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थीं। अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी के अंत तक छापे खाने का आयात शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने खुद को यूं परिभाषित किया: हर किसी के लिए खुली एक व्यवहारिक पत्रिका, एक खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से
आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यम